हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 दैट इज ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और हम उसको फिर से 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। तो सोचो, दिमाग में सीधी सीधी बात तो आ जाती है कि 9th क्लास में भी पढ़ा, फिर 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो टर्म हैं जो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने 11th क्लास में भी पढ़े हैं। तो आपको फर्क साफ साफ दिख गया होगा कि हमने वहां क्या पढ़ा था और 11th क्लास में क्या पढ़ा है। कितनी सारी एप्लीकेशन एक टर्म्स के साथ जुड़ जाती है, जो हो जाती है आपकी 11th क्लास का सिलेबस। ठीक है, तो 11th क्लास के सिलेबस में अगर ऑसिलेशन है तो दिमाग में बिल्कुल सीधे से आ जाता है कि ऑसिलेशन के साथ साथ उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हम लोगों को पढ़ने वाली है, जो आपके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो ऑसिलेशन आपकी 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके अलावा जब आप नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जब 12th क्लास में आप प्रिपेयर होगे या 12th क्लास के बाद फर्दर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करने वाले हो, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। So the chapter number 14 oscillation। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स। तो फर्स्ट इज टाइम पीरियड, या इसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिक टाइम। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, पीरियडिक टाइम। अब होता क्या है पीरियडिक टाइम या टाइम पीरियड, तो इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। ऐसा समझो, सन और इसके चारों तरफ आपकी अर्थ घूम रही है। ठीक है, क्या एक चक्कर लगाने में लगभग मान लेते इसको 365 दिन लगता है। 365 दिन। आप सोचिए, जब यहां से ये स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करके वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो कंप्लीट 1 रोटेशन हो जाएगा। कंप्लीट 1 रोटेशन, तो समय कितना लगेगा उसको? 365 डेज। अगला जब चक्कर लगाएगा उसमें भी कितना टाइम लगना है? 365 डेज। तो आप देख रहे हो, ये जो पीरियडिक टाइम है वो कैसा है? रिपीटेड है, एंड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर किसी का बर्थडे 1 जनवरी को आता है, तो अगली साल भी कब आएगा? 1 जनवरी को। तो वो भी क्या हो गया बच्चों? रिपीटेड हो गया। क्या हो गया? रिपीटेड हो गया। क्लियर हो गया? उसी तरीके से अगर आपका स्कूल मान लेते हैं 1 महीने के लिए रोज 8 बजे का टाइमिंग है, तो अगर आज आप 8 बजे आते हो, अपने स्कूल में एंटर कर जाते हो, तो नेक्स्ट डे भी क्या होगे? 8 बजे ही आओगे। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो रेगुलर रहते हैं। गॉट इट? देखो, ये दिमाग में किसी के आए सर हम तो जब मर्जी जब चले जाते हैं। ठीक है, जो रेगुलर जो पंक्चुअल बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? रिपीटेड में आ जाते हैं। ठीक है, तो पीरियडिक टाइम या टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं एनी मोशन which repeat itself in regular interval of time in regular interval of time। क्लियर हो गया? एनिमेशन से देखें, जो भी आपको एनिमेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है, बोर्ड पे देखें, जो एनिमेशन आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि रिपीटेड मोशन का मतलब क्या है। ठीक है, एक पॉइंट को रिलीज करने के बाद पूरा चक्कर लगाने के बाद उसी पॉइंट पर आ जाए, फिर दोबारा चक्कर लगाए उसी पॉइंट पर आ जाए, तो ये क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। ठीक है, इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम नोन एज टाइम पीरियड।
क्लियर हो गया? द नेक्स्ट टर्म इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑसिलेशन। जाना और आना, वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑसिलेशन। कैसे? जैसे आपका एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी हो गई बच्चों मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। जब इसको डिस्प्लेस किया जाए एंगल थीटा के साथ, तो अब इसकी पोजीशन हो जाती है ये, और यहां से अगर इसको रिलीज कर दोगे सो दे कैन ऑसिलेट, दे कैन ऑसिलेट। कब तक ये ऑसिलेट करेगा? अगर एयर का रेजिस्टेंस 0 है, ध्यान से समझिएगा, अगर एयर का रेजिस्टेंस 0 है तो इसका जो ऑसिलेशन है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। लेकिन एयर का रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो क्या ये जब मूव करेगा तो फोर्स, जो एयर जो फोर्स लगाएगी, क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी? आंसर है यस। आफ्टर सम टाइम ये ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑसिलेशन का इसका मतलब दो तरीके हो सकते हैं, इसके दो नाम हो सकते हैं, एक जब एनर्जी लॉस ना हो और एक दूसरा जब एनर्जी लॉस हो। तो ऑसिलेशन दो फेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब एनर्जी लॉस ना हो या जब एनर्जी लॉस हो। तो जब एनर्जी लॉस ना हो उसको बोलेंगे हम लोग बच्चों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। जब इसकी एनर्जी लॉस होगी उसको बोलेंगे बच्चों हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, क्लियर, या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो आगे आप लोग बारी बारी से चीजें समझते जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगे कि क्या होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी ध्यान दीजिएगा ऑसिलेशन पर। तो टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन, ठीक है। अगर इसका वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाए, वाइब्रेशन इसका बहुत तेज हो जाए तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? वाइब्रेटरी मोशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि हम बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब ऑसिलेशन, क्या जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे थे क्या वो भी ऑसिलेशन है? देख लेते हैं। यहां से अर्थ मूव की और टी टाइम में कहां आ गई? उसी समय पर आ गई या उसी पोजीशन पर आ गई। दोबारा से यहां से अर्थ ऑसिलेट का चलना स्टार्ट करती है, सॉरी, जब यहां से अर्थ चलना स्टार्ट करती है और उसी पोजीशन पर आती है। मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेडिक मोशन। तो क्या पैरेडिक और ऑसिलेटरी दोनों में कुछ रिलेशन है? आइए देख लेते हैं। यहां से अर्थ स्टार्ट हुई, कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद उसी पोजीशन पर वापस आ गई, तो हो गया हमारा कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन। अब जरा यहां देख लो, क्या यहां टू एंड फ्रो, यानी कि जिस पोजीशन से जा रही है आधा चक्कर लगाने के बाद उसी पोजीशन पर आ रही है, फिर अपनी एक नई पोजीशन पर जा रही है, फिर अपनी जहां से चला वहीं वापस आ रही है। तो ये और ये, इन दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो नहीं है। या हम बोल सकते हैं कि जो पैरेडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी तो नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? स्विंग करना, जाना और आना। यहां पर तो कोई स्विंग नहीं हो रहा है, ये तो कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, फिर दोबारा दूसरे चक्कर लगाने में फिर से कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, दैट इज 360 डिग्री। यहां पर देखिए जा रहा है, फिर वापस आ रहा है और फिर अपनी दूसरी पोजीशन पर जा रहा है। इन पोजीशन को बोला जाता है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या हो जाएगी इसकी? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कुछ इस तरीके से, ये हो गया इसका मीन पोजीशन, इसको हम मान लेते हैं O,
यहां से चलना स्टार्ट किया और कहां पहुंचा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव एक्स। उसके बाद फिर से कहां आया बच्चों, मीन पोजीशन पर आया, फिर कहां गया, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज माइनस ऑफ एक्स, एंड एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट। फिर कहां आएगा बच्चों, घूम के फिर से कहां आ जाएगा बच्चों, अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये और ये दोनों अलग अलग है भाई। तो टाइम पीरियड इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, टाइम पीरियड ऑसिलेटरी तो नहीं है। क्या ऑसिलेटरी टाइम पीरियड है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहां से जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाता है, फिर दोबारा से कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद फिर से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए और कॉन्टिन्यूअस ऐसा ही होता रहे, उसी पोजीशन पर बार बार इसी पोजीशन पर स्ट्राइक करे। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब एनर्जी का लॉस ना हो। प्लीज माइंड द गैप, एनर्जी का लॉस ना हो। अगर एनर्जी का लॉस होगा, अगर यहां पर एनर्जी का लॉस हुआ तो बच्चों जो ऑसिलेशन होगा आपका वो कुछ ऐसे होगा, गया दोबारा से फिर और एक पोजीशन आएगी, वो फिर से अपनी मीन पोजीशन पर आके रुक जाएगा। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, गॉट इट। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा और कॉन्टिन्यूअसली अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ रहा है कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद, तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो क्या ऑसिलेटरी रिपीटेड है, आंसर है हाँ। ऑसिलेटरी क्या है, रिपीटेड है। अगर ऑसिलेटरी रिपीटेड होगा तो रिपीटेड बी द पार्ट ऑफ पैरियोडिक टाइम। तो ऑसिलेटरी पैरियोडिक हो सकता है या टाइम पीरियड ऑसिलेटरी हो सकता है क्या, आंसर है नहीं। दोबारा से, पैरियोडिक is not oscillatory but oscillatory is periodic। क्लियर हो गया। कब, जब वो एनर्जी का लॉस ना करे। ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑसिलेटरी तभी periodic हो सकता है जब वो एनर्जी का लॉस या उसमें जब एनर्जी का लॉस ना हो। अगर एनर्जी का लॉस हुआ, अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो ये पैरियोडिक नहीं रहेगा, क्योंकि पैरियोडिक क्या कहता है, इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और इसमें आप देखिएगा ये आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, होते 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 ये एक पॉइंट पर आके रुक जाएगा। जैसे ये कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है, तो ये कैसा है, कैसा ये पैरियोडिक है, कैसा ये पैरियोडिक है। लेकिन एनर्जी का लॉस होते 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 एक पॉइंट पर आके रुक जाए तो ये कैसा है, ये ऑसिलेटरी तो है लेकिन पैरियोडिक नहीं है। तो ऑसिलेटरी का ये कौन सा पार्ट है जब एनर्जी का लॉस होता है, उसको बोलते हैं बच्चों डैम्प्ड मोशन। क्या बोलते हैं, या डैम्प्ड ऑसिलेशन। मैं लिख देता हूं यहां पर, एनर्जी लॉस 0। अगर एनर्जी का लॉस बिल्कुल ना हो तब ऑसिलेटरी इज पैरियोडिक, पैरियोडिक। क्लियर। एनर्जी लॉस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा हो तो ऑसिलेटरी इज नॉट पैरियोडिक, ऑसिलेटरी इज नॉट पैरियोडिक। उस ऑसिलेशन को हम लोग बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां लिख देता हूं डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर हो गया। पैरियोडिक टाइम, any motion which repeat itself in regular interval of time, and the next one oscillatory motion, to and fro motion is known as oscillatory motion। क्या periodic oscillatory हो सकता है, no। क्या oscillatory periodic हो सकता है, आंसर है हाँ, लेकिन तभी तक जब तक उसकी एनर्जी का लॉस 0 के बराबर है, यानी कि उसका बिल्कुल भी एनर्जी लॉस ना हो तभी वो
ऑसिलेटरी पैरोडिक हो सकता है। अगर एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा, तो वो किस में रखा जाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन में, डैम्प्ड ऑसिलेशन। आई होप समझ आया होगा। तो जो भी पार्ट इसमें से समझ में आ रहा है आपको वो आप नोट कर सकते हैं। ओके, हो गया बच्चों। चलिए अब ऑसिलेशन को थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ इसको एनालाइज करते हैं। एग्जैक्टली ऑसिलेशन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में एक रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला निकाला होगा। मैं डायग्राम बना रहा हूं, इससे आपको कुछ याद आया होगा। ठीक है, जब हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे, ये हो जाती थी इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जब हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे और उसको अगर हम रिलीज कर दें तो ये अपने मीन पोजीशन से कहां तक जाएगा, पीछे तक जाएगा। ठीक है, एनिमेशन से देखें, क्लियर हो गया। मीन पोजीशन से कहां जाएगा, पीछे जाएगा। क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन पे आते आते इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, अब जब हम लोग यहां पर एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला निकालते थे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर आता था, जिसकी वैल्यू होती थी माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स, जिसमें के होता था बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स से बच्चों डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ऑसिलेशन में आप इसी फॉर्मूले को कैरी करें और x पर पावर n का यूज करें। अब सर इसका मतलब क्या है, हियर n इज इक्वल टू द ऑड नंबर इज इक्वल टू द ऑड नंबर। अब इस ऑड नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस ऑड नंबर का मतलब क्या है। जस्ट लुक एट, अगर मैं n की जगह कोई भी इनमें से ऑड नंबर लिख दूं, कोई भी ऑड नंबर लिख दूं, अगर मैं 1 लिखूं तो ये हो जाएगा k x टू द पावर 1, k x टू द पावर 1। अब इसका क्या मतलब है भाई, किसी की पावर अगर 1 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के टू द पावर ऑफ एक्स। सिंपल इज दैट। ठीक है, इस सिंपल फॉर्म को हम लोग बोलेंगे बच्चों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ऑसिलेशन का ही एक रूप है। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, ऐसा बोल सकते हो आप, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। हार्मोनिक में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मतलब होता है बच्चों पैरोडिक। क्या होता है, पैरोडिक। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन, बोल सकते हो। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं n की पावर 1 रख रहा हूं तो जो ऑसिलेशन की वैल्यू आने वाली है 4 से, वो डेफिनेटली सबसे आसान आने वाली है, आइदर 3, 5, 7, 9, और जो वैल्यूज रखोगे तो अगर बोल सकते हो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, माइनस ऑफ kx। सो दिस इज व्हाट, सिंपल फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन, जिसका नाम क्या है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। What is the meaning of harmonic? Parodic. What is the meaning of harmonic? Parodic. Clear? And now,
अगर आप x की वैल्यू को चेंज करते हो, इफ x जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है, इफ x इज पॉजिटिव, अगर हम x को पॉजिटिव कंसीडर कर लें, अगर x आपके पॉजिटिव हो जाती है तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। देन फोर्स इज नेगेटिव। क्लियर? इफ x is negative, then force is positive. Sorry, positive. Force is positive. What does it means? What does it means? इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट मानूं, तो अगर आप फोर्स लगाएं, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर करें अलोंग विद रेस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये साइड हमको सबको पता है, दिस इज पॉजिटिव साइड एंड दिस इज व्हाट? नेगेटिव साइड। दिस इज व्हाट? नेगेटिव साइड। तो ये जो आपकी साइड होगी वो पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन। अब जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। सोचो, जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अगर इसको रिलीज कर दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट रिलीज कर दिया जाए, तो फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम x को नेगेटिव साइड ले जाएं, x को नेगेटिव साइड ले जाएं, तो जब x आपका नेगेटिव हो जाएगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव, यानी कि इधर की साइड लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? इधर की साइड लगेगा। इसका मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द या डिस्प्लेसमेंट आप मीन पोजीशन के अलोंग लेते हो या मीन पोजीशन से लेते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर आप मीन पोजीशन से कंसीडर करते हो, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। आप देखें, ये आपका एक सिंपल पेंडुलम, अगर मैं इसको x की तरफ ले जाऊं, दिस इज पॉजिटिव x, और फिर इसको यहां से रिलीज कर दूं, तो ये किधर आएगा? पीछे की साइड। किधर आएगा? पीछे की साइड। यानी कि जब मैं पॉजिटिव x की तरफ ले जा रहा हूं, तो इस फॉर्मूले से देखें, पॉजिटिव x, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। कहां जाएगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊं, तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर होगा? दोनों से बात समझ में आई? दोनों से क्लियर हुआ? तो जिधर आप डिस्प्लेसमेंट ले जाते हो या जिस डिस्प्लेसमेंट की तरफ आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ले जाते हो, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उस डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तभी तो होगा ऑसिलेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो इस फॉर्मूले से हमें पता चला कि अगर मैं x को पॉजिटिव ले लूं, तो जो आपको मिलने वाला फोर्स है वो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसको मैं नेगेटिव ले लूं, तो जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से इसका टू एंड फ्रो मोशन एग्जैक्टली पता चल रहा है, टू एंड फ्रो मोशन एग्जैक्टली पता चल रहा है। और ये भी प्रूफ हो रहा है यहां से कि यहां पर टू एंड फ्रो मोशन प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन कैसा है बच्चों? पैरियोडिक है। ऑसिलेटरी मोशन कैसा है? पैरियोडिक है, लेकिन पैरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। क्लियर हो गया? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग सिंपल फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। एक्स की पावर आप 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वैल्यू रखो एक्स की, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जो एक्स मिलने जो एफ मिलने वाला है वो डेफिनेटली कैसा मिलेगा बच्चों? उसका जस्ट अपोजिट मिलेगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट ऑसिलेटरी मोशन विद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब यहां से आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी निकाला था, इसका एक ग्राफ बनाया था हमने, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ
F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स का हमने एक ग्राफ भी बनाया था। ये है आपका फोर्स और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये फोर्स पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये वाला फोर्स नेगेटिव होगा, ये डिस्प्लेसमेंट x पॉजिटिव तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। x को पॉजिटिव ले जाओ, ले गए, x को पॉजिटिव ले गए, तो x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया इसका, ये ग्राफ होगा। तो फोर्स नेगेटिव, x पॉजिटिव तो फोर्स कैसा बच्चों, नेगेटिव। अगर x नेगेटिव तो फोर्स कैसा, पॉजिटिव। फोर्स कैसा, पॉजिटिव। देखो फोर्स पॉजिटिव, x कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली यहां देखो फोर्स कैसा, पॉजिटिव और x कैसा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, जब हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। ऑसिलेशन का सिंपल मीनिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब n की पावर क्या हो जाए, 1 हो जाए। ऑसिलेटिव के लिए आप इसमें से कोई भी पावर यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इजी जो n की पावर क्या होगी, 1, जिसको हम किस में कंसीडर करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। क्लियर, मिटा लें, देखिए। ठीक है, नाउ SHM, this is the simple form of oscillatory motion और वाइब्रेटरी भी बोल सकते हो, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप लोग दो तरीके से पढ़ सकते हो। एक आपका लीनियर SHM और एक होता है बच्चों आपका एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। लीनियर जो आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ याद आया। एक स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ आपने एक ऑब्जेक्ट को लगाया। ये जो SHM था या ये जो ऑसिलेशन था, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर ऑसिलेशन या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अभी जो आप लोग देख रहे हो सिंपल पेंडुलम, ये होता है बच्चों आपका एंगुलर SHM, एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। तो एंगुलर SHM के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो सोचने की बात ही नहीं है। एंगुलर के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है और लीनियर SHM के लिए लीनियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू माइनस kx। सिमिलरली यहां बोल सकते हो आप टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, देन टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ c थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट और यहां पर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, दोनों चीजें, दोनों कांस्टेंट, नेगेटिव साइन समझ में आ गया। फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन दोनों में ही आ रहा है। क्लियर हो गया। अब अगर यहां से हम लोग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, मैं बात कर रहा हूं पहले लीनियर SHM की, लीनियर SHM की। ठीक है, एनिमेशन से देखना चाहेंगे, देखिए ये हो रहा है आपका लीनियर SHM। ठीक है, तो जब हम लीनियर SHM की बात करते हैं तो फोर्स इज व्हाट, ma इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, माइनस ऑफ kx। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ k ओवर m इंटू ऑफ x के बराबर। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इंटू ऑफ x।
इसको अगर इधर लेके आओगे, सॉरी, सो दिस इज डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर लिख सकते हो। ये अब इधर लेके आओगे प्लस के ओवर एम इंटू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज the equation of linear SHM, या so बोल सकते दिस इज द differential equation of linear SHM। क्लियर हो गया, लीनियर SHM। अब एक और टर्म, अब यहां से देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहां से देखें a बराबर दे रखा है माइनस के अपॉन एम इंटू ऑफ एक्स। ये k अपॉन एम क्या है? एक k अपॉन एम क्या है? k को बोला जाता है बच्चों इन द केस ऑफ ऑसिलेशन प्रोपगेशन कांस्टेंट। यहां पर आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट से ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन द प्रीवियस क्लास इन वर्क एनर्जी एंड पावर में। तो k अपॉन एम की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा के बराबर होती है। आगे हम इसको भी प्रूफ करेंगे। k अपॉन एम इज हियर, k अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा, अगर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी k अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर ये k अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है तो एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? देखें जरा इसको। तो एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला बनेगा a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो एसएचएम को बिलोंग कर रहा है ऑसिलेशन या नहीं कर रहा है। याद रखिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ये वैल्यू आ रही है तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि जो ऑसिलेशन है वो कैसा है आपका? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है। क्लियर हो गया? सो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोबारा से ए बराबर माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। तो के अपॉन एम की वैल्यू, के अपॉन एम ये किसके बराबर होता है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने रिप्लेस कर दिया तो ए बराबर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। ठीक है, अगेन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। ओमेगा की वैल्यू हम सबको पता है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम। ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई बाई टी विच इज इक्वल टू के अपॉन एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम पीरियड का फॉर्मूला कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड लगेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। क्लियर हो गया यहां तक? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। किसके लिए है ये टाइम पीरियड? लीनियर एसएचएम के लिए। दिस इज वैलिड फॉर लीनियर एसएचएम। एम होता है बच्चों इनर्शियल फैक्टर। दोबारा से एम इज व्हाट? इनर्शियल फैक्टर। और के होता है आपका स्प्रिंग फैक्टर। आप लिख सकते हो, यहां लिख देते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। अगर आपके पास लीनियर टाइम पीरियड आ चुका है तो क्या हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं? आंसर है यस, क्योंकि T बराबर क्या होता है? 1 अपॉन n, या n बराबर होता है 1 अपॉन T। तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन टाइम का मतलब 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम।
दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज व्हाट टाइम पीरियड फॉर लीनियर एसएचएम। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो दोबारा से देखो, हम लोगों ने पहले लीनियर एसएचएम की बात की, इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? F, दैट इज लीनियर फोर्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, k की वैल्यू, यहां से अगर हम लोग F की वैल्यू रखें तो F बराबर क्या है बच्चों? ma, तो यहां से एक्सप्रेशन मिल जाता है k अपॉन m इंटू ऑफ x। k अपॉन m किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के, तो एक्सप्रेशन का नया फॉर्मूला a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, अब a को लिख सकते हो आप डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये इधर लेके आए इंटू ऑफ x बराबर 0। ये जो इक्वेशन बनी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है, अगेन लीनियर टाइम पीरियड निकालना है, निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर k अपॉन m, ओमेगा होता है 2 पाई बाई 2, तो यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया 2 पाई रूट इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। All the formula which is related to linear harmonic motion, linear simple harmonic motion, linear simple harmonic motion। अब हम बात करते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करें इसको। ठीक है, फटाफट चलिए हटाए इसको। ठीक है, आइए देखते हैं एंगुलर SHM, एंगुलर SHM। ठीक है, मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूं। दिस इज सिंपल पेंडुलम एंड दिस इज बॉब, इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम द मीन पोजीशन एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां पर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ थीटा, सो टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। ठीक है, here C is restoring torque constant, restoring torque constant. In the sense of rotation motion, tau is equal to what? Tau is equal to I into alpha। क्यों? क्योंकि हमें अभी भी पता है कि जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तो F इज इक्वल टू हमने क्या लिया? ma। तो मास कहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है? हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मास रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर ऑसिलेशन या लीनियर मोशन, और एक्सेलरेशन a रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन ऑल्सो। a को रिप्लेस करो अल्फा फॉर रोटेशन, और जो काम मास करता है लीनियर में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है किसमें? रोटेशन में। तो ये हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा विच इज इक्वल टू सी टू थीटा। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आई अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस सी ओवर आई इंटू ऑफ थीटा। अल्फा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर आई इंटू ऑफ थीटा। तो यहां से डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ angular, this is the differential equation of angular SHM, angular SHM, and now SHM, C upon I here, C upon I is equal to C upon I, जैसे अभी हम लोगों ने लीनियर में किया वही सेम, C upon I is ओमेगा स्क्वायर, so the omega is equal to under root restoring torque constant upon I। लीनियर के केस में इसको क्या लिया था हमने? स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास
लीनियर में। सेम आप रोटेशन की बात कर रहे हैं तो k रिप्लेस हुआ c के साथ, m रिप्लेस हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। सो ओमेगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू c अपॉन i। तो t हो गया बच्चों 2 पाई अंडर रूट i अपॉन c। तो i क्या हो गया, वहां m क्या था, इनर्शियल फैक्टर, और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शियल फैक्टर, और c क्या हो गया आपका, c क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकला है। यहां से n निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, n बराबर 1 अपॉन 2 पाई c अपॉन i। So this is the important formula which is related to angular SHM और linear SHM। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बेसिक टर्म को हमने एनालाइज किया, इसको आप लोग देखें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के दें, कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में। ठीक है, हम लोग अगली वाली वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तब तक के लिए